और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त मैं पंजाब सचिवालय में मौजूद हूं, चंडीगढ़ में मौजूद हूं। देखिए आज जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी में दंगल मचा हुआ है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री चन्नी ने यहाँ पर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, ये जो सचिवालय है, और यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। चन्नी ने बोला कि उन्होंने सिद्धू से आज भी फोन पर बातचीत की है। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी को चौंकाते हुए प्रदेश कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था और उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन चन्नी ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं होता है और दल का नेता ही पार्टी का हेड होता है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कहा कि उन्होंने आज भी नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत की है। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते थे। तो चन्नी को आपने सुना, देखिए उन्होंने संदेश भी दिया है। और अब से कुछ देर पहले मैंने पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली से बात की है। उन्होंने कहा कि चन्नी पटियाला जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो सिद्धू ने किया वो जल्दबाजी में किया, लेकिन उनको मनाने की कोशिशें भी हो रही है। क्या कहा गुरकीरत सिंह कोटली ने, ये हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली। गुरकीरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप ये बताइए कि चन्नी जी ने कहा कि सिद्धू से आज भी उनकी बात हुई है, क्या चन्नी सिद्धू को मनाने पटियाला जाएंगे? चन्नी साहब ने तो ये कहा कि जहाँ भी कोई मुझे बुलाएगा मैं जाऊँगा और मेरे पास कोई ईगो नहीं है। तो अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने और कहा कि सब मिलकर के जो चीज़ें अगर कोई उनका हल निकालना है तो वो निकालेंगे। नहीं तो क्या वो जाएंगे और हरीश रावत वहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए अभी वो तो चन्नी साहब या हाईकमांड ही बता पाएगी कि कब कहाँ जाना है किसी ने, तो ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसकी। नहीं, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उनको मनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दो और नए नाम हैं चर्चा में अध्यक्ष पद के लिए। नहीं, देखो ना तो मुझे नामों का पता है कुछ। रवनीत बिट्टू का नाम है। देखिए इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको मना लिया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, थोड़ी बातें। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप कह रहे हैं उनको मना लिया जाएगा, आप कह रहे हैं उनको मना लिया जाएगा, लेकिन जो सिद्धू ने कहा, वीडियो भी जारी किया उन्होंने, ट्विटर पर एक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि वो मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को कैबिनेट में जगह मिली है। नहीं देखो, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है, किसको कैबिनेट में लेना है, किसको क्या रोल देना है। और उन्होंने जो रोल दिया हम उसको निभा रहे हैं, पूरे तनदेही और ईमानदारी से, पूरी मेहनत से निभा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह लाइव मौजूद हैं सीधे पटियाला से। अरुण, मैंने गुरकीरत कोटली से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि चन्नी पटियाला भी जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए। देखिए, जब आप पार्टी में काम करते हैं तो जो प्रोटोकॉल होता है, अगर आप दिल्ली में देखिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी अध्यक्ष की हैसियत से जब कभी भी बुलाती थी तो वो 10 जनपद जाते थे। तो अगर चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ आते हैं, प्रदेश में भी जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम होता है। पार्टी से सरकार बनती है, सरकार से पार्टी नहीं बनती है। पार्टी का नॉमिनी ही जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, पार्टी के ऑब्जर्वर्स के उपस्थिति में वही बनता है मुख्यमंत्री, जिसको बहुमत होता है। तो अगर वो यहाँ आते हैं तो ये कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये आरोप जरूर लगेगा, क्योंकि राजनीति परसेप्शन से चलती है। ये आरोप लगेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने झुका दिया मुख्यमंत्री को, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो गए नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने, नवजोत सिंह सिद्धू उनसे मिलने नहीं आए। तो ये संदेश अगर कांग्रेस देगी तो जाहिर सी बात है, जो राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि चन्नी सरकार चलाएं, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी चलाएं, दोनों के बीच शक्ति का स्पष्ट बंटवारा है। नवजोत सिंह सिद्धू संगठन मजबूत करें, आने वाले चुनाव की तैयारी करें, प्रदेश में नियुक्तियां करें, बूथ लेवल पर जाएं, उसको मजबूत करें, अगला चुनाव जीतने की तैयारी करें। चन्नी से उनकी अपेक्षा थी कि वो जनहित के फैसले लें, लोगों के सुविधाओं का ख्याल रखें। जो 18 पॉइंट का एजेंडा
कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया गया था उस पर अमल करें। उसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से लेकर के ट्रांसपोर्ट माफिया, सैंड माफिया, बिजली के मामले में जिसमें एक डिसीजन आज उन्होंने लिया है 2 किलोवाट से के जो जितने भी लोग हैं उपभोक्ता उनका सारा बिल माफ़ कर दिया है। तो इस तरह की बात थी, लेकिन मामला इस कदर फंस गया है कि चुनाव जीतने की तैयारी करना तो दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी जहां 3-4 महीने पहले थी वहीं आज है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हटा दिए गए, फिर भी पार्टी का विवाद सुलझ नहीं रहा है। सिद्धू नाराज होकर अपने घर में बैठे हैं। ज़रा तस्वीरें दिखाइए कमलदेव जी। सुबह से लेकर अब तक लगभग 8 से 10 विधायक उनके समर्थन में यहाँ आ चुके हैं। 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी सवेरे यहाँ पर आए थे, उसके बाद चंडीगढ़ में जो बैठक थी उसके लिए चले गए। लेकिन सिद्धू अपने घर में, एक झलक भी सिद्धू की अभी सुबह से दिखी नहीं है। जितने नेता जा रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और बाहर निकल के एक ही बात कह रहे हैं कि सिद्धू जी की मांगे जायज़ हैं, सिद्धू जी के जो मुद्दे हैं वो जायज़ हैं और आज शाम से लेकर कल तक इस मुद्दे का, इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल अरुण, आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए, कल तक हल निकाल लिया जाएगा ये कहा जा रहा है सिद्धू के समर्थकों की तरफ से, लेकिन सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? अगर सिद्धू नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जो कि आज चंडीगढ़ पहुंचे, वो पंजाब के दौरे पर हैं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने लगे हाथों चरणजीत सिंह चन्नी से अपने मंत्रिमंडल में शामिल दागी मंत्रियों को हटाने की मांग कर दी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनने पे मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब में स्थिर सरकार के लिए एक विकल्प है, सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं और इसका फायदा कांग्रेस के विरोधियों को मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है ये पंजाब में सरकार बनाने का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेता विपक्ष दिया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पिछले चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस चुनाव में। उम्मीद ये थी कांग्रेस के रणनीतिकारों की कि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, क्योंकि ज़्यादातर वोटर यहाँ पर किसान हैं, किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, खेती किसानी से, तो कांग्रेस आसानी से चुनाव जीतेगी। पूरे देश में जो विधानसभा के चुनाव राज्यों में होने थे, पंजाब में कांग्रेस पार्टी बहुत उम्मीद से थी कि यहाँ पर उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, तब से लेकर अब तक स्थिति बिगड़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि कोशिश ये आम आदमी पार्टी की है कि वो जल्दी से जल्दी इस खोए हुए जनाधार को हासिल करे और जो उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उसकी पार्टी बिखर रही है, टूट रही है, उसको इकट्ठा करें। और आप देखेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे उठाए हैं, ये सारे मुद्दे वही हैं जो सिद्धू उठा रहे हैं। यानी सिद्धू और अरविंद केजरीवाल दोनों चन्नी पर और उनके कैबिनेट के मंत्रियों पर हमलावर हैं, मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किसी भी दिशा में करवट ले सकती है पंजाब की। बिल्कुल अरुण, तो आप अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मैं पंजाब सचिवालय में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, सुरक्षा का घेरा है और ये आज
केंद्र बिंदु रहा पंजाब सचिवालय, क्योंकि यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। अभी भी यहां पर कई विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है। मंत्री यहां पर पहुंचे, जब अब से कुछ देर पहले हमने बातचीत भी की पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री से। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर मीडिया का अभी भी जमावड़ा है, क्योंकि हलचल तेज है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानते हैं, अगर उनको चन्नी मनाने पहुंचते हैं, तो फिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? इसी को लेकर के सारी गहमा गहमी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी हलचल है। अंदर अभी किसी को जाने की, पंजाब सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा का घेरा है, हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हलचल है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी पटियाला में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी से मिल नहीं रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, वो अभी भी अपनी मांगों पर जायज है। उन्होंने कहा कि जिन बातों पर उनको एतराज है, क्योंकि कल ही उन्होंने सबको चौंका दिया था और कल उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के एजेंडे के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ा ऐलान करते हैं यहाँ पर बिजली को लेकर के, लेकिन साथ ही कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी बातचीत हुई है। इस बीच आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है। पहला नाम है प्रगट सिंह का, जो चरणजीत सिंह चन्नी के, उन्होंने बताया कि वो वहां पर बातचीत उन्होंने कल भी की, आज भी बात करेंगे। और राजा वडिंग, ये 2 वो लोग हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के विश्वास पात्र हैं। उनको मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच हाईकमान ने भी साफ कर दिया है कि ना ही मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ना ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा। अरुण हमारे साथ हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए। सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand, and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress President to immediately convene a CWC, so that at least some things that we cannot say in public, at least within the CWC a dialogue can take place as to why we are in this state. We are the ones who can fight the BJP. And let me tell you one thing, and be assured about it. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं. This is the irony of the Congress Party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए, पार्टी आगे कैसे बढ़े. और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो कांग्रेसमैन हमें छोड़ के चले गए वो वापस आए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है. It's the Congress party alone can save this republic, because the present government, the present dispensation is destroying the very foundations of our republic. So what do we need? We need an open dialogue. We need conversations. We need to understand each other's point of view.
I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to create an atmosphere of uncertainty. It is these forces that are the biggest threat to our country. The Congress party should make sure that they remain united. If somebody has an issue, that issue has to be discussed. Consultations must take place from the senior-most members of the party. The organizational structure must be strengthened. That is to be done if the organization is in place, if there is a president, if there is an elected CWC, if there is a central election committee, if the structure is strengthened bottoms up. I want to end with the words of Mahatma Gandhi, and this is very important. This is what he said. He said, I have repeatedly observed that no school of thought can claim a monopoly of right judgment. We are all liable to err and are often obliged to revise our judgments. In a vast country like this, there must be room for all schools of thought. And the least, therefore, that we owe to ourselves as to others is to try to understand the opponent's viewpoint. And if we cannot accept it, respect it as fully as we expect him to respect ours. It is one of the indispensable tests of healthy public life. That's what the Mahatma said. So listen to our point of view. If you don't accept it, fine, but at least listen. We respect your point of view, but have the space to respect ours. Allow us that dialogue. There are no monopolies. No monopoly should be created in the power structures of any country, nor in the power structures of any party. And I'll again quote Mahatma Gandhi when he said, democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. Please remember the words of the Mahatma and do what is good for the party. Thank you. तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं उनको वापस आना चाहिए। कपिल सिब्बल ने चिंता जाहिर की जो ताज़ा घटनाक्रम है उसको लेकर के। उन्होंने कहा कि पार्टी मूल्यों से चलती है और इसको लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक होनी चाहिए और इसका कारण तलाशना चाहिए कि क्यों लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो लड़ सकती है बीजेपी से। और जो सिचुएशन अभी है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि हमने चुनाव के लिए पत्र लिखा था लेकिन अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। इतने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही।
तो सर आप ये कहते सर हैं दो सर आपने एक बात कही। पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस सब इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं हो। सर आपने एक बात कही सर आपने एक बात कही। जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है, जबकि इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं। कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए राहुल गांधी के घर पर अगर हुई, कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के को कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? देखिए, जहां तक सवाल है ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप कह रहे हैं CWC की कम्युनिकेशन हुआ क्या सर? नई CWC की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप सॉरी Well, the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom at the village level should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर आपने जो मांगे रखी हैं, बातें करी, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है सिब्बल साहब। 1 सेकेंड। सिब्बल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं, देखिए इसके बारे में मैं कह चुका हूं, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्या कोई ये सवाल? आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर विपक्ष उसमें कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है। तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत सही है तो 2024? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे?
और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से, जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा, कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान। तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे। देखिए, कपिल सिब्बल ने बोला है कि कांग्रेस में कोई भी फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, तो फिर फैसले कौन ले रहा है? ये कपिल सिब्बल की सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा कि CWC की बैठक होनी चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उस पर मंथन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो कपिल सिब्बल ने कही कि कोई फुल टाइम अध्यक्ष है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, तो फिर फैसले कौन ले रहा है? उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, वो चाहते हैं कि वो सभी लोग वापस आए। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, कपिल सिब्बल का ये कहना कि फुल टाइम अध्यक्ष तो कोई है ही नहीं, फिर फैसले कौन ले रहा है? देखिए, कपिल सिब्बल सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सबको पता है कांग्रेस पार्टी में कि फैसले कौन ले रहा है। राहुल गांधी फैसले लेते हैं, राहुल गांधी के घर बैठक होती है, वहां पर पंजाब का मंत्रिमंडल तय होता है, वहां पर विभाग तय होते हैं, वहां पर छत्तीसगढ़ की बैठक होती है। तो कपिल सिब्बल राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनते नहीं, अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, लेकिन सारे काम अध्यक्ष के ही कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए पार्टी के अध्यक्ष का, चुनाव करवाइए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, चुनाव करवाइए केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है, चुनाव करवाइए पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसले लेता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे बड़ी बॉडी कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। यानी कपिल सिब्बल G23, अब वो G23 तो रहा नहीं क्योंकि उसमें से कई नेता जा चुके हैं, उन समूह के नेताओं को एक तरह से आवाज दे रहे थे कपिल सिब्बल। सबसे मुखर वही हैं पूरे गुट में, और वो जिस तरह की बातें आज कर रहे हैं, उनको मौका मिला है। जिस तरह से पंजाब में गुटबाजी बढ़ी है, विवाद बढ़ा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गुटबाजी है, विवाद है, जिस तरह से राजस्थान में गुटबाजी है, विवाद है। और ये सारे लोग पहले से कहते रहे कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का पावर एंजॉय करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचते हैं। सारे फैसले वो लेते हैं, लेकिन नाम सोनिया गांधी का होता है। पार्टी में सुधार होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। तो कपिल सिब्बल एक तरह से चौतरफा हमला राहुल गांधी पर कर रहे हैं और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल अरुण, बहुत ही अहम बातें आप बता रहे हैं। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात वो छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर फटौवल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं है। यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा। ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। खैर, मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे अपने मन की बात को रख रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को रख रहे हैं। और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। द कांग्रेस, in order to divert the attention from the ongoing Punjab episode, has in fact threatened the journalism world today, has threatened journalists today, and we are seeing the consequences of it. और कोई नहीं बल्कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि कान खोल के पत्रकार सुन ले और मीडिया जगत सुन ले कि अगर वो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं
तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक सिटिंग कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य का घोर निंदा करती है। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी, भूपेश बघेल जी आपके मुख्यमंत्री, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जहां आपके मुख्यमंत्री धमकाते हुए पत्रकारों को कहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, हम आपको बख्शने वाले नहीं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर गले पड़ करके कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ लव हम करते हैं, हम प्रेम की राजनीति करते हैं। किसी महिला पत्रकार के घर पर हमला बोल देना जब उनकी वृद्धा मां उनके घर में है, किसी पत्रकारिता के ऑफिस के ऊपर हमला बोल देना, क्या यह उचित है? किसी के ऑफिस पे हमला बोल देना, धमकाना, क्या यह उचित है? राहुल गांधी, इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? और ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो हर बार कहते हैं हम टॉलरेंस के प्रतिमूर्ति हैं, हम सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति है। इज दिस टॉलरेंस? आप गाली गलौज की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर सर्वाधिक गाली गलौज किसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया। ऐसा कौन सा गाली है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है? राहुल जी, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि थोड़े दिनों बाद उनको डंडे से मारा जाएगा, रास्ते में उन्हें लोग डंडे से मारेंगे। सौम्यता और भद्रता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कोई बात नहीं, आप मुझे डंडे से मारना चाहते हैं, मैं 50 और सूर्य प्रणाम कर लूंगा ताकि मेरा पीठ मजबूत हो जाएगा। ये सौम्यता होती है, ये भद्रता होती है राजनीति की, लोकतंत्र की। दिस इज द वे यू सेव लोकतंत्र, दिस इज द वे यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी। आप बार बार पत्रकारों को धमका करके, और मैं केवल राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी के नहीं कह रहा, ये एक फैशन बन गया है। विगत कुछ दिनों में कई ऐसी संगठन और संस्थाएं हैं जो बार बार मीडिया के लिए कह रही हैं कि अगली बारी जो है हम मीडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं। आप सब यहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मीडिया को सलाम करते हैं कि आप चतुर्थ स्तंभ हैं, और चौथे स्तंभ पर जब भी हमला होता है ये हमारा कर्तव्य है कि हम मीडिया के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी आज फ्रस्ट्रेशन के मारे, क्योंकि जनता उनको हर राज्य में रिजेक्ट कर रही है, केवल जनता नहीं, उनके खुद के नेता, आप पंजाब में देखिए, खुद के नेता आपस में लड़ रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। G23 से लेकर आज पंजाब के जो आला नेता हैं, उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, वो खुद राहुल गांधी जी को कैप्टन मानने से नकार रहे हैं। ऐसे में because of the frustration looming large over the Congress party is venting its anger upon the journalists. ये सारे की सारी खींच जो जर्नलिस्ट्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर निकाला जा रहा है, ये चिंताजनक है। मैं आज इस मंच से एनडीए से भी यह निवेदन करना चाहूंगा और एडिटर्स गिल्ड से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक सकारात्मक भूमि में हैं। एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला करना, उनको धमकी देना, यह उचित नहीं। इस पर सवाल उठना अनिवार्य है। और सोनिया जी, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्या इस प्रकार के व्यवहार को आप बतौर महिला, आप इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं? आप चाहती हैं कि दूसरे महिला पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाए? दिस इज द टिपिकल